हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी विविकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अर्थशास्त्र के जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो पूरा कवर करने वाले हैं। एक ही वीडियो में सब कुछ जो है आपको बताने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, क्योंकि एक मैराथन वीडियो होने वाला है। पूरे किताब का निचोड़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अगर आप इसे पूरा देख लेते हैं तो आपका इसी में से बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाला है, इस बात की पूरी गारंटी है। और दोस्तों, आपको बता दें कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं या तो किसी मॉडल पेपर में पूछे गए हैं, वो मैंने सेलेक्ट किया है। पूरे किताब का निचोड़ है। पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो पक्का है कि आपका बहुविकल्पीय प्रश्न जो है तैयार हो जाएगा। शुरुआत करते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सकारात्मक अर्थशास्त्र संबंधित है। तो अगर इसका जो है जवाब आपको ढूंढना है तो सकारात्मक अर्थशास्त्र यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो तथ्यों से जो है आधारित होता है, तथ्यों से संबंधित होता है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा तथ्यों से। ठीक है, बस आपको फास्ट रिवीजन करना है, समझना है कि कौन सा आंसर सही है। आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण नहीं है। तो व्यष्टि का यानी माइक्रो, छोटे के बारे में बात हो रही है। जब एक व्यक्ति की बात हो तो माइक्रो में हम लोग अध्ययन करते हैं, यानी जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। जब एक संस्था या फिर एक गृहस्थ के बारे में बात हो तो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जब एक फर्म की बात होती है तो उसे भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। लेकिन जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था के समग्र मांग की बात होती है तो उसे हम व्यष्टि में नहीं बल्कि हम समष्टि में अध्ययन करते हैं। ठीक है, समष्टि का मतलब बड़ा, व्यष्टि का मतलब छोटा। तो जब हम अर्थव्यवस्था के समग्र मांग की अध्ययन करते हैं तो हम इसे कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण ये नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के जनक कौन है। ये सभी को पता होगा कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो आप सभी को पता होगा एडम स्मिथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, मैंने हर चैप्टर का क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किया है, बस आप थोड़ा सा रिवीजन करते चलिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 5वां, एक वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता को क्या कहते हैं। ठीक है, एक वस्तु की जो मानवीय आवश्यकताओं को जो संतुष्ट करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपयोगिता, यूटिलिटी कहते हैं उसको, उपयोगिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, किसी वस्तु की कीमत, किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे एक उपभोक्ता दी गई कीमत तथा आय पर क्रय करता है। कहने का मतलब ये है कि एक वस्तु है, वह मात्रा, जो वस्तु की मात्रा उस पर दी गई, मान लो कोई वस्तु है उसकी मात्रा 10 रुपये है। ठीक है, तो 10 रुपये है तथा आय पर जो क्रय करता है, जिस किसी का 10 रुपया, किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये है। ठीक है, और किसी का जो है मान लो 1000 रुपये आय है, तो उस आय पर जो वस्तु का क्रय करता है वो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे क्या कह सकते हैं? तो वस्तु की मांग जो है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? वस्तु की मांग कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे, एक वक्र जिस पर सभी बिंदु संयोग उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं उसे अनिर्देमान वक्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अनिर्देमान वक्र और क्या होता है इसके बारे में डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पे बस आप इतना समझ लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दे सकते हैं कि एक बाजार उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वस्तु की मांग क्या होती है? जब बाजार का संतुलन अवस्था में होता है तो वस्तु की जो आपूर्ति होती है, जो वस्तु की आपूर्ति होती है वो बराबर होती है, तब जाके जो है वस्तु की मांग के बराबर होती है, तब जाके बाजार में संतुलन देखने को मिलता है। राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच क्या होती है। तो इकाई से अधिक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विलासिता वस्तु की जो मांग होती है, मांग की कीमत जो होती है वो लोच इकाई से अधिक होती है। ठीक है, अगला देखिए, भारत में पाई जाती है, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो आप सभी को पता होगा भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे पूंजीवाद और समाजवादी जो है अर्थव्यवस्था दोनों है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी जो है मिश्र अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अध्ययन किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है व्यक्तिगत जो इकाई होती है उसका अध्ययन किया जाता है, कि राष्ट्रीय आय का आर्थिक समग्र जो मांग होती है या फिर आर्थिक समग्र का जो है अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। राइट आंसर इसमें हो जाएगा पहला। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है क्या?
तो ये सभी जो है सम्मिलित होते हैं। व्यक्तिगत की जो इकाई होती है वो भी सम्मिलित होती है, छोटे छोटे जो फर्म होते हैं वो भी सम्मिलित होती है, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण ये भी शामिल होता है, और ये सभी जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नियामक अर्थशास्त्र संबंधित है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा नियामक अर्थशास्त्र क्या होना चाहिए इससे संबंधित है, क्या होना चाहिए से संबंधित है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसका समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। देखिए समष्टि का मतलब होता है मैक्रो यानी बड़ा, ठीक है, तो हम इसमें जो है कह रहा है कि विषय नहीं है, तो राष्ट्रीय विषय तो है, विदेशी विनिमय भी विषय है, सार्वजनिक व्यय भी विषय है, लेकिन इसमें जो मांग का नियम है ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मांग का नियम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो अब यहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन की बात कही जा रही है, तो कपड़ा उद्योग जो है इसमें सभी हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र और बेरोजगारी हम बड़े क्षेत्रों में अध्ययन करते हैं, यानी बड़े का मतलब समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तो इसमें कपड़ा उद्योग जो है हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण करती है, तो मांग और पूर्ति की दोनों शक्ति जो होती है वो बाजार की अर्थव्यवस्था को आर्थिक क्रियाकलापों को निर्धारण करती है। क्वेश्चन अगला देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्रिया है, इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उपभोग, विनिमय, उत्पादन ये सभी जो है आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते हैं यहाँ पे, निम्नांकित में से कौन सी समस्या अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या के नाम से जानी जाती है। केंद्रीय समस्या नहीं है, ठीक है, तो इसमें केंद्रीय समस्या नहीं है, इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें वस्तु की उत्पादन की आयात किया जाए, अगर किसी वस्तु का जो है अगर उत्पाद का आयात करते हैं, आयात का मतलब क्या होता है, खरीदना होता है, निर्यात का मतलब क्या होता है, बेचना होता है, तो जब किसी वस्तु का हम आयात करते हैं तो ये जो है केंद्रीय समस्या नहीं है, ठीक है, अगर हम किसी वस्तु खरीदते हैं समस्या नहीं है। दोस्तों मैंने हर चैप्टर से क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, बस आपको फटाफट रिवीजन करना है। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि प्रभावी मांग का संबंध किससे है। प्रभावी मांग का जो संबंध है वो जेबी से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, पूरक वस्तुओं के लिए मांग का तिर्यक लोच होता है, तो यहाँ पे ऋणात्मक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि समग्र मांग बराबर होती है किसके, C माइनस आई के, ठीक है, C माइनस आई का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखिए, बस दोस्तों फास्ट रिवीजन करना है, समझते चलिए बस। जब मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है तो मांग की लोच क्या होती है। जब मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता तो जो मांग की लोच होती है वो अनंत होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, उदासीन वक्र विश्लेषण किसने प्रतिपादन किया है, तो हिग्स ने जो है उदासीनता या उदासीन वक्र का विश्लेषण प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि अन्य बातें समान रहें तो कीमत घटने पर वस्तु की मांग क्या होती है। देखिए सिंपल सी बात है ये, अगर कीमत घटती है तो मांग जो है वो क्या होती है, बढ़ती है, और अगर कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती है। लेकिन यहाँ पे कीमत जो है घट रही है तो वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ जाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ती है। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे है कि अनिवार्य वस्तुओं की मांग की कीमत लोच क्या होती है। अनिवार्य वस्तु की मांग की जो कीमत लोच होती है वो इकाई 1 से कम होती है, ठीक है, 1 से कम होती है। अगला देखिए, निम्न स्तरीय वस्तुओं को क्या कहते हैं, तो निम्न स्तरीय वस्तुओं को गिफिन वस्तुओं के नाम से जाना जाता है। बाकी डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा थ्योरी में, ठीक है, यहाँ बस आपको रिविजन करना है, फटाफट देखना है। अनधिमान वक्र होता है, अनधिमान वक्र क्या होता है, इसको अच्छे से समझने के लिए आपको लॉन्ग क्वेश्चन को एक बार देखना पड़ेगा। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पहला ए, मूल्य बिंदु की ओर उन्नतोदर। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, उन्नतोदर है, ठीक है, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं उन्नतोदर, ठीक है, उन्नतोदर होता है, तो यहाँ पे पहला आंसर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में क्या होगी, तो चीनी की मांग में कमी हो जाती है। अगर चाय की कीमत में वृद्धि होती है तो चीनी की मांग में जो है वो कमी हो जाती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, विलासिता वस्तुओं की मांग की कीमत लोच क्या होती है। जो विलासिता वस्तुओं की कीमत की मांग की लोच होती है वो इकाई से अधिक होती है, ठीक है।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि किसी देश के आयातों में वृद्धि हो तो घरेलू वस्तुओं और सेवाओं का मांग क्या होता है, घट जाती है। ध्यान रखेंगे, किसी देश की आयात में वृद्धि होती है तो घरेलू वस्तुओं और सेवाओं की मांग क्या होती है, घट जाती है। जैसे मान लो सिंपल से उदाहरण से समझते हैं, यहाँ पे जो है चीन का सामान भारत में सबसे ज़्यादा आता है, तो भारत में जो निर्मित वस्तुएं हैं जो भारत में बनाई जाती हैं उन वस्तुओं की डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। यानी घरेलू वस्तु की मांग क्या हो जाती है, वस्तु की जो मांग होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि चीनी वस्तुएं क्या होती हैं, थोड़ी सस्ती होती हैं, तो लोग उसकी तरफ ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो इसी कारण होता है यहाँ पे जो आयातित वस्तुएं होती हैं उनकी जो वृद्धि हो जाती है तो जो घरेलू वस्तु होती हैं उसकी डिमांड कम हो जाती है, तो यहाँ पे राइट आंसर घट जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 और देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से एक अनिर्देशित वक्रों की विशेषता कौन नहीं है। तो यहाँ पे कौन नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। यहाँ पे यह आवश्यक नहीं है कि दो अनिर्देशित वक्र सदैव एक दूसरे के समांतर हों। ठीक है, इसमें डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैराथन वीडियो होने वाला है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी में से मिल जाएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। तो समझने की कोशिश करेंगे और वॉच करेंगे पूरा, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर अगले चैप्टर से लिया गया है, तो यहाँ पे देखिए, अल्पकाल में निम्नलिखित में से उत्पादन के किस साधन में परिवर्तन करना असंभव होता है। यहाँ पे जो है परिवर्तन करना असंभव हो जाता है किसमें, मशीन में। ठीक है, कच्चा माल, साहसी या फिर जो श्रमिक होते हैं इनमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन मशीन एक बार बन जाने के बाद, तैयार हो जाने के बाद जो है उसे परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, असंभव हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, कुल परिवर्तनशील लागत की क्या होता है। तो यहाँ पे बताना है, इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कुल स्थिर लागत के जो है बराबर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो परिवर्तनशील लागत प्लस जो है यहाँ पे कुल स्थिर लागत हो जाएगा। अगला है, उत्पादन का अर्थ क्या होता है। उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता का सृजन करना। ठीक है, उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है कि उत्पादन की दृष्टि से दीर्घकाल वह अवधि है जिसमें उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उत्पादन की दृष्टि से दीर्घकाल वह अवधि, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मजदूरी होती है, मजदूरी क्या होती है, स्पष्ट लागत होती है, क्योंकि मजदूरी दिखाई देती है और स्पष्ट लागत दिखाई देती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पहला। जब उत्पादन शून्य होता है तो कुल लागत क्या होगा, स्थिर लागत के बराबर हो जाता है। ठीक है, जब उत्पादन शून्य हो जाता है तो स्थिर लागत के बराबर हो जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे है कि दीर्घकाल में उत्पादन के कितने साधन स्थिर होते हैं। तो इसमें कोई नहीं जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल अगला देखते हैं, जब औसत लागत न्यूनतम होती है तब सीमांत लागत क्या होती है। जब औसत लागत न्यूनतम होती तो सीमांत लागत औसत लागत के बराबर हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है। थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश करेंगे। सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन अधिकतम हो जाता है। ठीक है, कुल उत्पादन क्या होता है, अधिकतम हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्पादन बंद होने पर कौन सी लागत शून्य नहीं होती है। तो उसमें राइट आंसर हो जाएगा स्थिर लागत जो है वो शून्य नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से उत्पादन की सक्रिय साधन कौन सा है। तो श्रम जो है वो एक्टिव रिसोर्स है, एक्टिव संसाधन है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा स्थिर लागत को व्यक्त करता है। तो स्थिर जो लागत है वो स्थिर पूंजी पर ब्याज जो है उसको व्यक्त करता है। अगला है यहाँ पे, कुल आगम यानी रेवेन्यू और कुल लागत के बीच का अंतर क्या दिखलाता है। तो लाभ और हानि का जो है वो दिखलाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले चैप्टर से अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत होता है। अथवा करके इसी सवाल को पूछ लेगा आपसे कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म की AR बराबर होता है MR। ठीक है, AR बराबर क्या होता है, MR होता है। इसके बारे में डिटेल में आपको लॉन्ग क्वेश्चन में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में किसी वस्तु की कीमत कौन निर्धारण करता है। तो एक उद्योग जो है निर्धारण करता है। ठीक है, फास्ट रिवीजन करना है क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने हैं। निम्न में से कौन सी एक फर्म न्यूनतम लागत फर्म होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता फर्म जो है वो न्यूनतम लागत फर्म होती है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता का लक्ष्य नहीं है। तो कीमत विभेद जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, सीमांत प्रतिस्थापन दर जिसे एमआरएस के नाम से जाना जाता है निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुधिमान वक्र विश्लेषण में पाया जाता है। अगला है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का सूत्र क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये सूत्र पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मांग की लोच को प्रस्तुत कार्य को श्रेय जाता है किसे? तो मार्शल को जो है जाता है मांग की लोच का, इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्शल को जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं, इनमें से किस बाजार में वस्तु की कीमत न्यूनतम होती है? तो पूर्ण प्रतियोगिता की जो है कीमत न्यूनतम होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, भारत में निम्नलिखित में से पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है? तो गेहूं के बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, ये करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। अगले चैप्टर से अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, मजदूरी एवं श्रम की पूर्ति में संबंध क्या होता है? विपरीत संबंध होता है। मजदूरी और पूर्ति में जो है, मजदूरी श्रम की पूर्ति में जो है विपरीत संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ति के बढ़ने पर कीमत में क्या होता है? तो कीमत में कमी होती है। जब पूर्ति बढ़ती है तो कीमत में क्या होती है? कमी होती है। अगला प्रश्न है कि चाय की कीमत में वृद्धि होने पर कॉफ़ी की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वृद्धि हो जाती है। कॉफ़ी के मांग में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि अल्पकाल में उत्पादन के कितने साधन स्थिर होते हैं? तो कम से कम एक इसमें जो है स्थिर होते हैं। मांग के बढ़ने पर क्या होता है? नियम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका राइट आंसर सी होगा, क्योंकि मांग के नियम में ये बताया गया है कि अगर किसी वस्तु की कीमत जो है, अगर जो है कीमत में वृद्धि होती है, कीमत में अगर वृद्धि होती है तो मांग जो है, मांग में कमी होती है। अगर कीमत में कमी होती है तो मांग में वृद्धि होती है, ये मांग का नियम है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए मांग बढ़ने पर क्या हो जाएगा? कीमत में कमी होगी तभी मांग बढ़ेगा। राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक कौन थे? तो जेएम कीन्स जो है समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है? मैंने बताया था समष्टि का मतलब बड़ा होता है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो रोजगार की बातें जो है समष्टि अर्थशास्त्र में की जाती है, विदेशी विनिमय समष्टि अर्थशास्त्र में, राष्ट्रीय समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं, लेकिन मांग का नियम जो है वो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र में किस विचार का अध्ययन किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में हम राष्ट्रीय आय के बारे में अध्ययन करते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत जो बातें होती हैं वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, लेकिन राष्ट्रीय आय जो वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है? तो राष्ट्रीय आय इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, समष्टि अर्थशास्त्र की अभ्युदय का श्रेय किसे जाता है? तो जेएम कीन्स को जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है? मांग का नियम। यही क्वेश्चन बार बार घुमा के पूछा गया है, तो बस आप इसे एक बार देख लीजिए। अगले चैप्टर से अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने आ चुका है कि शुद्ध घरेलू उत्पाद, जिसे एनडीपी के नाम से जाना जाता है, नेशनल नेट प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें डी वाला ऑप्शन जीडीपी में, जीडीपी प्लस जो है इसमें मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो हमारा जो है एनडीपी जो है वो निकल जाता है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका दोस्तों पूरा नाम होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, शुद्ध घरेलू उत्पाद। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दूसरा वाला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन होता है वो केंद्रीय, राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसे CSO के नाम से जाना जाता है, ठीक है, CSO के नाम से जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि है? तो उसमें आय विधि जो है राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि है। अगला पे दिया गया है कि सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के बारे में बात हो रही है। किसी देश की कीमत के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मूल्य होता है,
कुल योग होता है उसी को जीडीपी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय के बढ़ने पर अनुमान लगाया जाता है किसका, तो उत्पादन के बढ़ने पर। उत्पादन बढ़ती है तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ता है, इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय है, तो इसमें जो है पहला सही हो जाएगा। इसमें साधन लागत पर जो है जीएनपी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे जीडीपी तथा जीएनपी के जो है अंतर का कारण क्या होता है, तो मूल्यह्रास में जो लागत होती है उसी के कारण जो है इसमें अंतर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हम मनरेगा कार्यक्रम में कितने दिवस पर का जो है रोजगार है परिवार को एक सदस्य को उपलब्ध कराया जाता है, तो जो है 100 दिन की रोजगार इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा डेट बढ़ गया है, हम लोग से दिन बढ़ गया है, लेकिन 100 दिन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किस द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो उसमें जो है भारत में राष्ट्रीय जो आकलन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के बारे में चर्चा की जा चुकी है। अगला प्रश्न यहाँ पे है मूल्यह्रास को किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, व्यय करके हम पता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, ध्यान रखना वित्त सचिव के जो है साइन होते हैं उस पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है, इसमें साख सृजन का जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है, साख सृजन का। व्यावसायिक बैंक वो बैंक होते हैं जो आपके क्षेत्र में होते हैं, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, स्टेट बैंक, ये सब जो है आपके व्यावसायिक बैंक के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति करता है, जो केंद्रीय बैंक जो है वो मुद्रा की पूर्ति करता है। ठीक है, केंद्रीय बैंक नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कही जा रही है। भारतीय रुपया, तो उसमें राइट आंसर हो जाएगा सांकेतिक सिक्का है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए अच्छे से कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है कब की गई थी, तो 1935 में जो है आरबीआई की स्थापना की गई थी। इसके बाद पूछा कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1949। ठीक है, 1949 यानी 1949 में इसकी जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे है कि भारत में मुद्रा व साख पर नियंत्रण कौन करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है मुद्रा और साख पर नियंत्रण करता है। साख मतलब क्रेडिट नहीं, ऋण की बात कही जा रही है यहाँ पे। अगला है कि मौद्रिक अधिकार अथवा सरकार द्वारा जारी मुद्रा जिसे लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता है, वो क्या कहलाती है, तो इसे कहते हैं वैध मुद्रा या विधिग्राह कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखिए केंद्रीय बैंक को बैंक की नीति क्या कहलाती है, तो मौद्रिक नीति जो है केंद्रीय बैंक की नीति जो है मौद्रिक नीति के नाम से जानी जाती है। अगला है कि भारत सरकार ने नवंबर 2016 को किन किन नोटों को विमुद्रीकरण किया था, यानी बंद कर दिया था। 2016 में नोटबंदी हुई थी, तो हाँ 500 रुपये का जो है हजार रुपये का नोट जो वो बंद कर दिया गया था। अगला सवाल यहाँ पे है कि किसने कहा था वह मुद्रा है जो मुद्रा का कार्य करती है, ये किसने कहा था, तो वाकर ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे वर्तमान में भारत में कितने जो है राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, तो इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा। सवाल अगला है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना और उसका राष्ट्रीयकरण, उसका मुख्यालय 3% जो है आपको ध्यान में रखना है। अगले चैप्टर से अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने आ चुका है कि भारत में वर्तमान में आयकर की अधिकतम दर कितनी है, तो राइट आंसर 20% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए डेल्टा अक्षर दर्शाता है परिवर्तन को दर्शाता है, अर्थशास्त्र में देखा जाए तो परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, अगला है कि यदि किसी व्यक्ति की आय शून्य हो तो उसका उपभोग स्तर क्या होगा, उसका उपभोग स्तर न्यूनतम हो जाएगा। जाहिर सी बात, सिंपल सी बात है। अगला है आयकर कौन लगाता है, तो आयकर जो हो केंद्र सरकार, जो आयकर होती है वो कौन लगाता है, वो केंद्र सरकार लगाती है। अगले प्रश्न से देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन अगले टॉपिक से यहाँ पे, तो क्वेश्चन है कि मंदी के समय कौन बजट उपयुक्त होता है। घाटे का बजट जो है ये मंदी का मतलब घाटा होता है, तो घाटे का बजट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार के वार्षिक बजट की अवधि क्या है, तो 1 अप्रैल से जो है 31 मार्च तक होता है, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि राजस्व प्राप्ति की अपेक्षा राजस्व खर्च यानी व्यय का अधिक क्या कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्व घाटा कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है एक राष्ट्र एक कर एक बाजार से संबंधित क्या है, जीएसटी। आप सभी जानते हैं अच्छे से जीएसटी जो कर है वो वस्तु सेवा पे लगाया जाता है। लास्ट चैप्टर का पूरा बहुविकल्पीय क्वेश्चन देख लीजिए बस एक बार।
विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष आई थी? तो 1929 में आई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तैरती हुई विनिमय दरों का सर्वप्रथम अपनाया था किसने? मतलब अपनाया गया था 23 जून 1972 को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि एक बंद अर्थव्यवस्था में नहीं होता है क्या? विदेशी व्यापार नहीं होता है। क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। लास्ट, विदेशी व्यापार में बाद घाटा होता है जब, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये इसमें वाद नहीं है, ये गलत है। इसमें विदेशी व्यापार में घाटा होता है जब क्या होता है? जब निर्यात आयात में कमी होती है तो घाटा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार संतुलन घटक होता है? राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, वस्तुओं का आयात। अगला है, वर्तमान में अधिकांशतः दो देशों की मुद्राओं के बीच विनिमय का दर तय करता है कौन? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका मुद्राओं की मांग और पूर्ति में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिया गया है कि अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? जो है सेवाओं का निर्यात करना। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, अगर आप इसको कर लेते हैं तो इसी में से आपको क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।